Now let's understand some of the advantage of this multiple store or the chain store. First one is economies of the scale. As there is a central procurement, the multiple shops organizations enjoys economies of स्केल. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जब सारी चीजें सेंट्रली ऑर्गेनाइज हो रही हैं तो मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, मेरे को अलग से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कॉस्ट इफेक्टिव. ठीक है, मेरे को अलग से कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अलग से अपनी कोई भी अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है. सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है? कंपनी. मुझे तो क्या करना है, कितना गुड्स मैंने परचेज किया और कितना सेल कर दिया, बस उसकी रिपोर्टिंग या तो मैनेजर को, अगर हमारा स्टोर मैनेजर के अंडर आ रहा है, या फिर डायरेक्ट कंपनी के हेड ऑफिस पे रिपोर्ट करनी पड़ती है. और ये रिपोर्टिंग क्या होगी? डे वाइज. Next, elimination of middlemen. That means by selling directly to the consumers, the multiple shops organization is able to eliminate unnecessary middlemen. देखिए जरूरत भी नहीं है, जब डायरेक्ट डिलीवरी कंपनी के हेड ऑफिस से हो रही है, डायरेक्टली सारी चीजें सेंट्रलाइज चल रही है, तो मिडलमैन की जरूरत ही क्या है? जैसे ही स्टोर पे गुड्स खत्म होगा, स्टोर का जो एप्रोप्रिएट पर्सन होगा वो कंपनी के हेड ऑफिस में बता देगा और वहां से डायरेक्टली डिस्पैच हो जाएंगे गुड्स. तो मिडलमैन की जरूरत ही क्या है? मिडलमैन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है. अब जब मिडलमैन की जरूरत नहीं होगी तो उसको क्या किया जाएगा? इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारी कंपनी का जो कॉस्ट है उसको सेव किया जा सकता है. नो बैड डेट्स, बिकॉज सारी सेल जो हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है? कैश बेसिस पे हो रही है, राइट? तो यहां पे बैड डेट्स होने के चांसेस तो क्या हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 0%. ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, जितना भी गुड्स सेल किया वो गुड्स कैश बेसिस पे कर दिया, हमने जितने भी गुड्स की डिलीवरी दी उसका पेमेंट हमारे पास आ गया, तो बैड डेट्स के चांसेस होंगे ही नहीं, किसी भी तरीके से लॉस नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स. देखिए, the goods are not in demand in a particular locality may be transferred to the another locality. देखिए होता क्या है, बिकॉज सारे स्टोर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. कैसे? विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफिस. ठीक है, अब देखिए कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी ने या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, उसकी डिमांड यहां पे नहीं है. ठीक है, राजस्थान साइड नहीं है, लेकिन दिल्ली साइड, बॉम्बे साइड या मेट्रो सिटीज में उस पर्टिकुलर ब्रांड के या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है. तो कंपनी क्या करेगी? मेरे स्टोर से उस गुड्स को ले लेगी वापस और उन पर्टिकुलर जगह पे वो गुड्स को अवेलेबल करवा दिया जाएगा. दैट मींस कंपनी का यहां पे कोई नुकसान नहीं हो रहा. भाई ठीक है, राजस्थान में वो गुड्स सेल नहीं हो रहा, दिल्ली में तो हो रहा है, तो हम सारे गुड्स को लेंगे, कोटा से निकाल के, राजस्थान से निकाल के दिल्ली में शिफ्ट करवा दिया जाएंगे. ये सिंगल टाइम एक्टिविटी होगी, एक बार पता चल गया, अब उस टाइप के गुड्स को कोटा में या राजस्थान साइड डिलीवर नहीं किया जाएगा, राइट? नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क. बेसिकली होता क्या है कि भाई देखिए, हम किसी भी पर्टिकुलर स्टोर की बात नहीं कर रहे, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, रिबॉक कंपनी, राइट? अब होगा क्या कि अगर मेरे किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉस हो रहा है, दैट मींस गुड सेल नहीं हो रहा, कॉस्ट पे कॉस्ट लगे जा रही है, और किसी दूसरी जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको एक दूसरे को क्या कर लिया जाएगा? सेट ऑफ कर लिया जाएगा. मींस एक स्टोर का लॉस दूसरे स्टोर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लिया जाता है, तो अल्टीमेटली कंपनी को नुकसान नहीं होता है, राइट? कहीं पे लॉस होगा, कहीं पे प्रॉफिट हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज लो कॉस्ट. बिकॉज यहां पे क्या होता है, सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं. ठीक है, मेरे को कोई भी मिडिलमैन, कोई भी होलसेलर, कोई भी ऐसे पर्सन जो बीच में काम कर रहे हैं कस्टमर और कंपनी के, उनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है. तो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एक्स्ट्रा कमीशन जो लग रहा था जिससे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, वो अब यहाँ पे नहीं होगी. तो डेफिनेटली जो मेरी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी प्रोडक्ट की. और कंज्यूमर के बजट में कुछ लोग हो सकता है बजट की वजह से वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पा रहे हो, उनकी बजट में भी प्रोडक्ट आने लग जाएंगे, राइट? Next, flexibility. Under this system, if a shop is not operating at a profit, the management may decide to close it or shift it to the some other place without really affecting the profitability. अब देखिए, कंपनी के तो बहुत सारे स्टोर्स है ना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री ऑपरेट हो रहे हैं, राइट? अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कंपनी को लॉस हो रहा है या कंपनी को लगता है कि भाई यहां पे हमारा प्रोडक्ट नहीं चल सकता, तो कंपनी क्या करती है? उसको इमीडिएट बेसिस पे या तो किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है,
या फिर उसका प्रॉपर क्लोज डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी लॉस बेयर नहीं करना चाहती। एक जगह स्टोर बंद होगा, एक जगह क्लोज डाउन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जगह तो चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को देखती है, राइट। अब होगा क्या कि भाई एक जगह से बंद भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट कंपनी अपने लॉस को सेव कर रही है, प्रॉफिट तो उसे दूसरी जगह से हो ही रहा है। तो दो ऑप्शन रखती है कंपनी, या तो हम अपने स्टोर को किसी और लोकेलिटी में शिफ्ट कर दें ताकि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यू रह पाए, नहीं हो रही है ये पॉसिबल चीजें तो बेटर है आप अपने स्टोर को क्लोज डाउन कर दो। नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस। नेक्स्ट, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। डेफिनेटली बात है, जब हम स्पेसिफिकली गुड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन भी कम अवेलेबल है, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होगा और वो लिमिटेड स्टॉक में ही आपको गुड्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, some of the multiple stores deal only in limited range of products. This is especially the problem with the chain stores which are owned and operated by the manufacturers. बेसिकली ऐसे स्टोर्स जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनमें हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, बिकॉज हम स्पेसिफिक गुड्स में ही डील कर रहे हैं और स्पेसिफिक गुड्स में डील करने की वजह से कस्टमर के पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। रिबॉक में अगर हम जाएं तो हमें क्या मिलेगा, स्पोर्ट्स के सारे मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता। तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो गए कि भाई पर्टिकुलर सिर्फ स्पोर्ट्स आइटम ही हमें इस स्टोर में मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी गुड्स परचेज करना है तो हमें दूसरी जगह विजिट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव। बेसिकली the personnel managing the multiple store have to obey the instructions received from the head office. That means यहां पे आप अपना कोई भी इनिशिएटिव नहीं लगा सकते, आप अपना कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जो इंस्ट्रक्शंस आपको हेड ऑफिस से रिसीव हुए हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। दैट मीन्स जो गाइडलाइंस कंपनी आपको दे रही है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते ही आपको काम करना है, उसके अलावा आप अपने पास से कोई भी आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लैक ऑफ पर्सनल टच। दैट मीन्स लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द एम्प्लॉयज समटाइम्स लीड्स टू इनडिफरेंस एंड लैक ऑफ पर्सनल टच इन देम। देखिए, जब मुझे पता है कि मेरे को अपने कोई एफर्ट्स लगाने ही नहीं है तो मैं कस्टमर के पास क्यों जाऊंगा। जो हमारी कंपनी के पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए मेरे को गुड सेल करना है। तो कई बार कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार कि मैं प्रोडक्ट परचेज तो कर रहा हूं, ऑल्दो कंपनी का प्रोडक्ट ब्रांडेड है, लाइफ टाइम भी अच्छी हो सकती है, लेकिन कोई ज्यादा खास एफर्ट्स रिटेलर नहीं लगाता है, क्योंकि उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप कोई भी इनिशिएटिव्स अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू चेंज द डिमांड। दैट मींस if the demand for the merchandise is changed by multiple shops change rapidly, the management have to sustain huge losses because of the large stock lying unsold at the central depot. That means अब होगा क्या कि जैसे ही डिमांड चेंज होती है, जैसे ही कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हमारा अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा होने लग जाता है। दैट मींस वो एक ऐसा स्टॉक है जिसकी अब मार्केट में डिमांड नहीं है, कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करने वाला है। तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई कंपनी को हैवी लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं, कंपनी कम कॉस्ट पे सेल करेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट रिटेन करना है वो तो करना ही है। तो कंपनी कभी भी कम प्रॉफिट मार्जिन पे सेल नहीं करती है, बेटर कंपनी उस स्टॉक को रखना प्रेफर करती है, और स्टॉक रखे रखे क्या होता है वो अनसोल्ड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, और अल्टीमेटली क्या होता है कंपनी को लॉसेस होने लग जाते हैं, राइट। नाउ हमने क्या समझा, हमने समझा डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में, हमने समझा मल्टीपल स्टोर के बारे में। तो क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में उसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर लोकेशन। जब हमने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में समझा था तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई ये सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होते हैं, दैट मींस सेंटर ऑफ द सिटी लोकेटेड होते हैं, जिससे लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उन तक अप्रोच कर पाए। लेकिन अगर हम मल्टीपल स्टोर की बात करें तो ये लोकेटेड होते हैं नंबर ऑफ प्लेसेस अप्रोचिंग लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। दैट मींस यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स होंगे। अगर हम कोटा में रिबॉक की बात करें तो बहुत सारे स्टोर्स हैं, ऑलमोस्ट हर मॉल में आपको रिबॉक का शोरूम मिल जाएगा।
तो यहां पे तो कंज्यूमर को इनके पास जाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्टोर्स आपके आसपास की लोकेलिटी में ओपन हो रहे हैं ताकि कंज्यूमर को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इजीली उनके आसपास की लोकेलिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए, राइट। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है? रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो जब हमने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ा था तो यहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं एक ही रूफ के अंदर। दैट मींस उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपकी हर डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन मल्टीपल स्टोर की जब बात की जा रही है तो ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, स्पेसिफिकली कोई सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, जैसे हमने रिबॉक की बात करी, स्पोर्ट्स आइटम ही अवेलेबल होंगे। उसके अलावा मेरे को कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर परचेज करना है तो मेरे को दूसरी जगह या दूसरे स्टोर पे ही विजिट करना पड़ता है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफर्ड। द डिपार्टमेंटल स्टोर्स ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सर्विसेज टू द कस्टमर्स, क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे कस्टमर की ऑलमोस्ट सारी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीपल स्टोर्स की तो ये बहुत लिमिटेड सर्विसेज ही आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई कई बार इनकी सर्विसेज डिफेक्टिव भी हो जाती है। मींस जो कस्टमर को डिमांड करता है कस्टमर, वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो वो आप परचेस कर लीजिए। कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स या कोई भी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक इन लोगों के पास अवेलेबल हो पाते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज प्राइसिंग। The multiple shops chain sells goods at the fixed price and maintain uniform pricing policies for all the shops। देखिए, जब हम कोई भी ब्रांडेड शोरूम विजिट करते हैं तो वहां पे जो क्लोथ्स की या मर्चेंडाइज की प्राइस होती है वो फिक्स रहती है। मींस जो प्राइस आपको कोटा में मिलेगी वो ऑल ओवर द इंडिया आपको सेम ही प्राइस पे गुड्स अवेलेबल हो पाते हैं, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई प्राइस सेंट्रलाइज ही फिक्स होगी, कोई भी स्टोर पर्सन प्राइस को फिक्स नहीं करता, और अगर हमें वो प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसी प्राइस पे परचेज करना होगा। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, रादर दे हैव एंड ओकेजनली ऑफर्स द डिस्काउंट। दैट मींस यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है। अगर आप बल्क में परचेज कर रहे हो डिस्काउंट्स, अगर आप कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो तो रिटेल प्राइस, ठीक है। तो यहां पे प्राइसेस का जो फैक्टर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर वो कोई फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। नेक्स्ट, क्लास ऑफ कस्टमर। The departmental stores cater the needs of relatively high income group of the customers who care more of the services provided। बेसिकली यहाँ पे उन लोगों के साथ डील किया जाता है जिनको इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो जिन लोगों को बहुत स्पेशलाइज सर्विस चाहिए या जिनको ये चाहिए कि भाई सर्विसेज हमें अच्छी मिलनी चाहिए, खर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर डील करता है। लेकिन मल्टीपल स्टोर ऑन द अदर हैंड कैटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू लोअर इनकम ग्रुप्स। अब देखिए, मल्टीपल स्टोर की हम बात करें तो वहां पे हर रेंज के प्रोडक्ट, ऑल्दो यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं लेकिन रेंज कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। प्राइस में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। कम प्राइस के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, मीडियम रेंज के भी होते हैं और हाई रेंज के भी गुड्स अवेलेबल होते हैं। तो जिस हिसाब से कंज्यूमर की इनकम, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स आपको ऑफर कर देते हैं, right? Next is your credit facilities. All sales in the multiple shops are made strictly on the cash basis। हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई मल्टीपल स्टोर में आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाता है स्टोर, आपको कैश में पेमेंट करना है तभी गुड्स आपको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को। मींस ऐसा कस्टमर जो कंटिन्यू बेसिस पे गुड्स परचेज कर रहा है उसको क्रेडिट फैसिलिटीज भी दी जाती है। क्रेडिट फैसिलिटीज डिपेंड करती है कितनी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकता है हमारा शॉपकीपर या रिटेलर। मे बी 3 months 6 months जो भी कंपनी की पॉलिसीज होती है या फिर जो भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है उसके हिसाब से क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाती है, राइट। नेक्स्ट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी।
As departmental stores deal in wide variety of products, they have certain flexibility in respect of line of goods marketed. That means यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं. एक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, दूसरा सेल होगा, दूसरा नहीं सेल होगा, तीसरा सेल होगा. हर कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है, हर कस्टमर की नीड अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं. लेकिन अगर आप मल्टीपल की बात की जाए तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज हम कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल करवा पाते हैं. हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं. कंज्यूमर को उन्हीं प्रोडक्ट में से सेलेक्ट करना है और उसी प्रोडक्ट में से गुड्स को सेल किया जाएगा. राइट, ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर मेल ऑर्डर हाउसेस. बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे कोई भी रिटेल आउटलेट्स ओपन नहीं किए जाते. ठीक है, यहां पे जो डायरेक्टली सेल की जाती है वो मेल के थ्रू. दैट मींस आप क्या करेंगे, जो भी सेलर है उसको मेल सेंड किया जाएगा. जो भी प्रोडक्ट आपके उस मेल में लिखे होंगे उसी के हिसाब से गुड्स आप तक डिलीवर कर दिए जाएंगे. देखो मैकेनिज्म क्या होता है उसका, थोड़ा सा हम समझते हैं इसको. आप क्या है भाई, यहां पे आता है हमारा सेलर. राइट, सेलर ने क्या किया, गुड्स दिए. किसको दिए, सेलर ने गुड्स अपने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को दिए. ठीक है, इस इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, गुड्स को इंस्पेक्ट किया. इंस्पेक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये गुड्स कस्टमर को डिलीवर कर दिया गया. कस्टमर ने क्या किया, पेमेंट किया, और वो पेमेंट अल्टीमेटली पहुंच किसके पास गया, सेलर के पास गया. तो यहां पे क्या प्रोसेस चला कि भाई यहां पे कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ कस्टमर और सेलर के बीच में. सेलर ने ऑर्डर रिसीव किया विद द फॉर्म ऑफ ईमेल. उसके बाद सेलर ने क्या किया, जो भी ऑर्डर रिसीव किया था वो अपने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को दिया. इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स को इंस्पेक्ट किया प्रॉपर्ली और कस्टमर को डिलीवर कर दिया, और कस्टमर ने क्या किया, पेमेंट सेलर को दे दिया. ठीक है, तो यहां पे इस तरीके का मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है. देखते हैं. देखिए, all the relevant information about the product such as price, features, delivery, terms of the payment etc described in the advertisements. बेसिकली क्या करता है सेलर, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन किस में दे देता है, या तो मेल फॉर्म में दे देता है या एडवर्टीजमेंट फॉर्म में दे देता है. ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स और प्रोडक्ट की प्राइस, वो सारी चीजें उस एडवर्टीजमेंट में लिखी रहती है. कंज्यूमर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस एडवर्टाइजमेंट से पढ़ता है और अल्टीमेटली गुड्स के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट, देयर कैन बी अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ रिसीविंग द पेमेंट. फर्स्ट, द कस्टमर मे बी आस्क्ड टू मेक फुल पेमेंट इन एडवांस. सेकंड, द गुड्स मे बी सेंट टू वैल्यू पेबल पोस्ट. दैट मींस दोनों ही ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं कि भाई आपसे जो सेलर है वो आपसे एडवांस में पेमेंट मांग सकता है. इट इज वेरी सिमिलर टू अवर ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है, अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि भाई हम चाहे तो एडवांस में पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जब गुड्स हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगा उसके बाद भी पेमेंट किया जा सकता है. तो वैल्यू पेबल पोस्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई पेमेंट कंज्यूमर को करना है, गुड्स आप तक ये कोरियर सर्विस लेकर तो आएगी, लेकिन डिलीवर कब किया जाएगा, जब आप उसका पेमेंट कर दो. Next is third, the goods may be sent through a bank which is instructed to deliver the article to the customers. In this arrangement, there is no risk of bad debts as the goods are handed over to the buyer only after makes full payment. That means यहाँ पे क्या किया जाता है, बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है. बैंक को इन्वॉल्वमेंट कब किया जाता है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स भेज रहे हो. दैट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा भाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में होता क्या है, जो पर्सन बायर है या जो सेलर है हम एक दूसरे को नहीं जानते. ठीक है, जिसने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और जो गुड्स परचेज कर रहा है हम एक दूसरे को नहीं जानते. लेकिन एक कंट्री की जो बैंक होती है वो दूसरी कंट्री के बैंक को अच्छे से जानती है. क्यों, क्योंकि सारी चीजें जो सारी बैंक्स हैं वो किससे कनेक्टेड है, वर्ल्ड बैंक से. राइट, अब होगा क्या कि भाई यहां पे दोनों बैंक्स एक दूसरे को गारंटी देती हैं कि भाई यहां का जो सेलर है वो गुड्स डिलीवर करेगा, हम गारंटी देते हैं.
और जो बैंक है इंडिया की, वो फॉरेन की बैंक को गारंटी देते हैं कि भाई जो कस्टमर है हमारा, जो गुड्स को परचेज कर रहा है, वो डेफिनेटली पेमेंट कर देगा। तो गुड्स को क्या करता है, यहां से सेलर डिस्पैच करता है, बैंक के पास डिलीवर किया जाता है। किसकी बैंक के? फॉरेन बैंक के। फॉरेन बैंक इंडियन बैंक को डिलीवर करती है और इंडियन बैंक अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को डिलीवर करती है। लेकिन कब करेगी? जब वो बायर उसका पूरा पेमेंट कर देगा, राइट। नेक्स्ट, this type of business is not suitable for all types of products, for example goods that are perishable in nature। perishable मतलब ऐसे गुड्स जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जो उड़ जाते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे गुड्स जिनका ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत सेंसिटिव गुड्स होते हैं, उनको इन टाइप की सर्विसेज से डिलीवर नहीं किया जाता, या फिर जो बहुत ज्यादा कॉस्टली गुड्स होते हैं उनको नहीं किया जाता, राइट। Only the goods that can be graded and standardized, easily transported at low cost, have ready demand in the market, are available in the large quantity throughout the year। तो क्या चीज समझी हमने? ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा इजीली ट्रांसपोर्टेड किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जिनका इजी है। नेक्स्ट, जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचेगा और इजीली सेल हो जाएगा, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। दैट मींस जो गुड्स कंज्यूमर को लार्ज क्वांटिटी में डिमांडेड हो रहा है, कस्टमर रेडी है उसको परचेज करने के लिए, तो इस टाइप के गुड्स को किससे भेजा जाता है? मेल ऑर्डर हाउसेस से डिलीवर कर दिया जाता है। बिकॉज इसमें दोनों को गारंटी मिलती है, कंज्यूमर और सेलर को। सेलर को ये गारंटी है कि भाई हमारा स्टॉक डेड स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट, और कंज्यूमर को ये गारंटी रहती है कि भाई जैसे ही गुड्स आएगा मैं उसको परचेज कर सकता हूं, राइट। तो दोनों के लिए क्या हो गया? बेनिफिशियल हो जाती है चीजें। नेक्स्ट, there are some types of advantages of the mail order houses। The first one is limited capital requirement, because we do not have to open any kind of store, we do not have to open any kind of warehouses। तो यहां पे होगा क्या कि भाई जब गुड्स स्टोर नहीं करना, गुड्स के लिए वेयर हाउसेज ओपन नहीं कर रहे हैं, तो गुड्स को डिलीवर करने में कॉस्ट जो लगनी है, भाई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ और अल्टीमेटली डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो जो वेयर हाउसिंग के चार्जेस लग रहे थे, जो डिलीवरी गुड्स डिलीवरी के चार्जेस लग रहे थे, वो यहां पे नहीं लगेगा और कंपैरेटिवली गुड्स कम कॉस्ट में कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। इसका मतलब जब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेलर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो मिडिलमैन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली यहां पे नहीं होगी। तो जब जरूरत ही नहीं है तो आप मिडिलमैन को क्यों इन्वॉल्व करेंगे, क्यों अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करेंगे? जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ बैड डेब्ट्स, बिकॉज सिंस the mail order houses do not extend credit facilities to the customers, there are no chances of bad debts। that means जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं वो सारे कैश बेसिस पे किए जा रहे हैं, क्रेडिट कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। तो इसका मतलब जो भी चीज हम सेल करेंगे उसका पेमेंट कैश में मिल जाएगा, तो बैड डेब्ट्स के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बेसिकली आपने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि भाई बैड डेब्ट्स होता कहां है? जब क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिया और अल्टीमेटली कंज्यूमर ने उसका पेमेंट किया ही नहीं, गुड्स उसके पास पहुंच गया और उसने पेमेंट किया नहीं, तो बैड डेब्ट्स के चांसेस आते हैं। लेकिन जब सारी चीज ही कैश में हो रही है तो बैड डेब्ट्स के चांसेस क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वाइड रीच। Under this system, the goods can be sent to all the places having postal services। डेफिनेटली बात है कि भाई गुड्स वहां तक पहुंचाया जा सकता है जहां पे हमारी कोरियर सर्विसेज है, और आज के टाइम की जाए तो ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी गुड्स को डिलीवर करवाया जा सकता है। हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है क्योंकि कोरियर सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप कहीं पे भी गुड्स को इजीली डिस्पैच करवा सकते हो, इजीली डिलीवर करवा सकते हो, राइट। कन्वीनियंस। Under this system, goods are delivered at the doorstep of the customers। This results in great convenience of the customers। देखिए कस्टमर को भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने VPP के बारे में पढ़ा था, वैल्यूएबल पेबल पोस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि भाई देखो मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, जैसे ही गुड्स मेरे पास डिलीवर होगा उसके बाद मेरे को पेमेंट करना है। दैट मीन्स गुड्स मेरे पास आ जाने दो, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। अब अगर डिले भी होता है कंज्यूमर को तो उसकी एक सेटिस्फेक्शन है ना कि भाई मेरी मनी मेरे पास ही है, गुड्स आने के बाद मेरे को पेमेंट करना है।
तो इसका मतलब जब गुड्स कस्टमर के घर तक पहुंचाया जा रहा है तो उसको कोई ज्यादा टेंशन अपने गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं है गुड्स को कलेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? दैट इज लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स जो बायर है और सेलर है उनके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शंस नहीं हो रहे, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। जब आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो, क्या आपको पता है वो मैन्युफैक्चरर कौन है? अगर वो आपके सामने भी आ जाता है तो क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हो? क्या नहीं कर पाते। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जब हम रिटेल किसी दुकान पे जाके या शॉप पे जाके गुड्स को परचेज करते हैं तो हमें पता होता है कौन से पर्सन से हमने गुड्स परचेज किया है, बट जब यहाँ पे ऑनलाइन हो रही है सारी चीजें, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सेलर कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? As there is no personal contact between the buyer and the seller under the system of mail order selling, there are greater possibility of misunderstanding and mistrust between the buyers and the seller. That means यहाँ पे क्या होता है कि भाई पहले तो समझाना, कई बार क्या होता है एक ही गुड्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो सेलर को समझाना कि हमें कौन सा पर्टिकुलर टाइप का गुड चाहिए। कई बार होता है आप कलर किसी प्रोडक्ट का और ऑर्डर करते हो और दूसरा कलर आ जाता है, या प्रोडक्ट आप किसी और कंपनी का ऑर्डर करते हो दूसरे का आ जाता है। सेकंड कि भाई जो पर्सन मेरे को गुड्स भेज रहा है क्या वो जेन्युइन है, ठीक है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, वो हमेशा प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन बाइंग के अंदर। लेकिन जब हम रिटेलर से परचेस करके आते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे आसपास का रिटेलर कैसा है, उसके पास किस क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं, क्या हमें उससे गुड्स परचेस करना है या फिर नहीं करना, राइट। नेक्स्ट इज हाई प्रमोशन कॉस्ट। जनरली द मेल ऑर्डर बिजनेस हैज टू रिलाई हेवीली ऑन द एडवर्टीजमेंट्स, बिकॉज आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जब आप ऑनलाइन सेलिंग में जा रहे हो, जब आप मेल के थ्रू सेलिंग में जा रहे हो, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है अपने गुड्स को प्रमोट करने का, क्योंकि आपके पास ना कोई प्रॉपर वेयर हाउसिंग है, ना आपके पास कोई रिटेल आउटलेट्स है, आप सारी चीजें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप अपने गुड्स को प्रमोट कैसे करोगे? एडवर्टीजमेंट, आपको टीवी की हेल्प, न्यूज़पेपर की हेल्प, रेडियो की हेल्प, इन कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ मीडियाज की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए। और डेफिनेटली जब हम इन सारे मीडियम की बात करते हैं तो इनके प्राइजेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हैवी कॉस्ट सेलर को बेयर करनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट, नो आफ्टर सेल सर्विसेज। बेसिकली जब हम ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं या मेल सेलिंग की बात कर रहे हैं तो इनके पास कोई कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, और देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। इट मींस जब आप गुड्स ऐसे पर्सन से परचेज कर रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो आफ्टर सेल सर्विसेज की बात तो खत्म ही हो गई, वो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अवेलेबल करवाएगा ही नहीं, ठीक है। तो गुड्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिपेयर करने की, उसकी मेंटेनेंस की भी सारी कॉस्ट आपको ही बेयर करनी पड़ेगी। या तो आपको वो चीज खुद के एक्सपेंसेस में, और अगर आपको नहीं लगता तो वो गुड्स आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, राइट। नो क्रेडिट फैसिलिटीज, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी, दैट मींस आपको क्रेडिट पे गुड्स अवेलेबल नहीं करवाया जाता, सारा पेमेंट आपको किस में करना है? कैश बेसिस पे करना है, राइट। तो अगर आप इस टाइप से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, मेरे पास का जो रिटेलर है वो मेरे को 3 डेज की क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है और मैं वहीं से गुड्स परचेज करने में सेटिस्फाइड हूं, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा पेमेंट कैश में ही करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिलेड इन डिलीवरी। जनरली क्या होता है? There is no immediate delivery of goods to the customers as receipt and execution of orders through this takes time. That means होता क्या है, जिस टाइम आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब तक गुड्स आपको डिलीवर होगा उसमें क्या हो जाता है? बहुत टाइम गैप हो जाता है। जैसे हम कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं उसमें डिलीवरी डेट आती है और वो बेसिकली क्या होती है? 1 वीक, 10 डेज, कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कोरियर सर्विसेज। तो होगा क्या कि अगर आपको कोई गुड्स इमीडिएट बेसिस पे चाहिए तो आप ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक गुड्स आप तक नहीं पहुंच जाता है, राइट। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज। दिस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स टू चीट। दैट मीन्स देखिए,
प्रोडक्ट हमारे पास वर्चुअली अवेलेबल है, हम प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देख पाते, ठीक है। तो प्रोडक्ट आएगा कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो हमें प्रोडक्ट आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जब हम रिटेल बाइंग करते हैं तो हम प्रोडक्ट को अपने सामने देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो कंज्यूमर के साथ चीट करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर को डुप्लीकेट प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देते हैं, और कई प्रोडक्ट में तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं होती है, तो आपको गुड्स रिटर्न करने की फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, कंज्यूमर का हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज high dependence on the postal services. The success of the mail order business depends heavily on availability of efficient postal services at the place. अगर आपके लोकेलिटी में अच्छी कोरियर सर्विसेज है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो ही गुड्स आपको टाइम पे मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कोरियर सर्विसेज आपकी पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल नहीं होती है, कोरियर सर्विसेज दूसरी कोरियर सर्विसेज से टाई अप करती है आपके गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो अल्टीमेटली जितने लोगों के पास आपका गुड्स जाएगा डिलीवरी में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली ऑनलाइन में आप किस पे डिपेंडेंट हो, पूरा आप डिलीवरी सर्विसेज पे डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है। आपको डिपेंड रहना पड़ता है इन्हीं सर्विसेज पर, उसके बाद ही आपको गुड्स डिलीवर हो पाता है। अगर कोरियर सर्विसेज बेटर नहीं होंगी तो आप गुड्स भी डिलीवर नहीं कर पाओगे, राइट। So students, this was the last topic of this particular part. I hope you have understood all the 3 topics which we have discussed in this part. We will continue our next topics in the next video lecture. Till then, keep studying and keep your health fit and fine. So we will meet in our next session. Till then, goodbye and have a nice day.